तो आज हम सीखेंगे परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर आखिर होता क्या है और इसकी एंट्री कैसे करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं कि भाई थोड़ा सा परचेज ऑर्डर के बारे में बता दो या फिर एंट्रीज करके दिखा दो आप। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे पूछ लिए जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं नॉर्मल परचेज में क्या क्या फर्क पड़ता है और अगर परचेज ऑर्डर होता है तो क्या क्या फर्क पड़ता है। तो पहले तो मैं कुछ आपको एक आध एंट्री नॉर्मल परचेज की करके दिखाऊंगा। नॉर्मल परचेज की एंट्री करने के बाद उसको समझना कि भाई इसमें क्या क्या डिफरेंस आया है, क्या क्या इफेक्ट आया है पूरी बुक में। उसके बाद अब मैं परचेज ऑर्डर पे बात करूंगा। तो अभी पहले कोई परचेज नॉर्मल परचेज की एंट्री करके देखते हैं। मान लेते हैं कि मैंने किसी भी पार्टी से कुछ सामान परचेज किया है। उसके लिए एक पहले कंपनी बना लेते हैं जहां पे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो क्रिएट कंपनी और पीओ करके एक कंपनी का नाम बना दे रहा हूँ, पीओ। बैच नंबर आपका पीओ बैच नंबर 8। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया है। स्टेट आप डाल दोगे हरियाणा। ठीक है, तो जीएसटी में अभी भी एक्टिवेट नहीं करूंगा क्योंकि हम बिना जीएसटी के ही बात समझ रहे हैं। जीएसटी आने से आपको पता है कि छोटे मोटे डिफरेंस आ जाते हैं, यानी कि नोट टैक्स वगैरह आपको लगाने पड़ते हैं, बस और कोई डिफरेंस खास होता नहीं है। और वो आपको अच्छी तरह से आता है जो मैंने अब तक समझाया। तो जैसे आप कंपनी बनाते थे मेंटेन अकाउंट, ठीक है, वैसे ही हम बना रहे हैं जैसे कंपनी बनाते थे। ठीक है, नॉर्मल। और मैंने जीएसटी भी नो कर रखा है, अभी जीएसटी ऑन नहीं किया है। तो कंपनी बन गई हमारी। कंपनी बनने के बाद मैं एक परचेज की एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। तो आप परचेज की एंट्री करते थे वाउचर में जाके, वाउचर में चले जाते थे और यहाँ पे परचेज में, और परचेज नंबर मान लेते हैं 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल को आपने परचेज किया है। परचेज नंबर कुछ भी डाल देते हैं, मैंने 143 डाल दिया है। पार्टी का नाम बना लेते हैं कुछ भी, श्याम बना लेते हैं। तो श्याम हमारा क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेटर, ओ सॉरी क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे खरीद रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर हरियाणा का ही मान लेते हैं। और परचेज लेजर कौन सा हो जाएगा, ऑल्ट सी से आप बना लोगे लोकल परचेज। ठीक है, ये किसके अंडर में आ जाएगा, परचेज अकाउंट। यहाँ तक तो ठीक था। अच्छा, जीएसटी होता तो आपको पता नेचर वगैरह सब कुछ डालना होता हमें अच्छे से। बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको वो चीज आती है। तो नेम ऑफ आइटम बनाने के लिए आप क्या बना लोगे, मान लेते हैं कोई सा भी आइटम का नाम बता दो आप मुझे। कुछ भी मान लेते हैं मोबाइल। मैंने मोबाइल खरीदा है बेचने के लिए, तो प्राइमरी यूनिट्स आप बना लेते थे पीसेज। ठीक है, तो मैंने ये मोबाइल बना लिया है। और मान लेते हैं कि मैंने 10 मोबाइल खरीदा है और 10,000 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1 लाख रुपए का मैंने सामान खरीद लिया है। एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, मैंने एंट्री कर दी है। ये एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर दी एक नॉर्मल परचेज। मैं परचेज ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक जो आप करते आए हो एक नॉर्मल परचेज मैंने परचेज कर लिया। चल देखते हैं कि इस परचेज के करने से बुक में कहाँ कहाँ पे डिफरेंस आएगा। पहला डिफरेंस, पहला चेंज आएगा। आप देखोगे स्टॉक समरी में तो आपके पास 10 पीस मोबाइल के आ चुके हैं, 10 पीस मोबाइल के आ चुके हैं आपके पास। ठीक है, दिख रहा है आपको। अच्छा, दूसरा डिफरेंस, अगर आप पी एंड एल अकाउंट में जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपने अगर अकाउंट्स हल्का सा भी पढ़ा है पहले, तो आपको पता है पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर बनते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनते हैं, फिर पी एंड एल अकाउंट बनते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं अलग से बताऊंगा इस पॉइंट को कि भाई पी एंड एल अकाउंट क्या होता है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा कि खर्चे एक साइड रिकॉर्ड होते हैं और इनकम एक साइड रिकॉर्ड होती है। तो जो खर्चे रिकॉर्ड होते हैं उसी को परचेज बोलते हो आप। तो क्या वो खर्चा रिकॉर्ड हो गया होगा, मैं पी एंड एल अकाउंट में ओपन करके देख सकता हूँ। मैं ओपन करता हूँ, ऑल्ट F1 से डिटेल में आएगा। अभी ये शॉर्ट में दिख रहा है, आप ऑल्ट F1 प्रेस करोगे तो डिटेल में आएगा। तो मैं ऑल्ट F1 प्रेस कर रहा हूँ तो डिटेल में आ गया है। और आप देखोगे आपके पास लोकल परचेज, परचेज के अंदर में 1 लाख रुपए का ये लोकल परचेज दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। यानी कि आपका खर्चा रिकॉर्ड हो गया है 1 लाख रुपए का, आपका खर्चा 1 लाख रुपए का रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, यानी आपने कुछ खरीद लिया तो खर्चा हो गया है। अच्छा, तीसरा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका बुक में। बुक में कौन सा है, जैसे उस पार्टी का, अब देखो कौन सी पार्टी थी ये, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक और लेजर। इसका, इस पार्टी का लेजर अगर देखेंगे श्याम का, तो श्याम को मुझे 1 लाख रुपए क्रेडिट में बैलेंस दिख रहा है। इसका मतलब श्याम को मुझे 1 लाख रुपए देने हैं। तो आप देखोगे आप जब आप एक नॉर्मल परचेज करते थे तो क्या क्या डिफरेंस आता था, आपके पास स्टॉक भी आ जाता था, आपके पास खर्चा भी रिकॉर्ड हो जाता था, खर्चा मतलब परचेज रिकॉर्ड हो जाता था। और तीसरा डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया कि उस पार्टी के नाम से एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई है 1 लाख रुपए, जो मुझे श्याम को देने हैं। दिख रहा है आपको ये कि श्याम को मुझे 1 लाख रुपए देने हैं। ये होता है नॉर्मल परचेज। पर क्या सारी कंपनियां ऐसे ही नॉर्मल परचेज करती हैं, नहीं। देखो कुछ कंपनियां, मैंने आपको बताया, जैसे मान लेते हैं मेरी कंपनी है, मैं मुझे कुछ खरीदना है, मैं सीधा गया एक पार्टी के पास और उससे बोला भाई मेरे को सामान दे दो, उसने मुझे सामान दे दिया, ये मेरा हो गया परचेज। ठीक है, सामान ले लिया मैंने, उसने बिल भी दे दिया मेरे को,
ठीक है, भले ही उधार ट्रांजेक्शन हुई हो, मैंने बोला भाई पैसे बाद में ले लेना, लेकिन सामान भी आ गया मेरे पास और बिल भी आ गया है, तो ये हो गया एक नॉर्मल परचेज। लेकिन कई बार क्या होता है, परचेज ऑर्डर देते हैं हम बहुत सारी कंपनियों को, या फिर किसी कंपनी को बोलते हैं कि भाई, जैसे परचेज ऑर्डर का क्या मतलब होता है, मान लेते हैं मैंने किसी कंपनी को बोला मेरी कंपनी ये रही और दूसरी कंपनी ये रही, मैंने इस कंपनी को कॉल करके बोला कि देखो भाई मेरे को कुछ सामान चाहिए, ठीक है, आप मुझे एक ना वो बना के दे दो, परफॉर्मा बना के दे दो, या फिर आप कुछ भी एक समझ लो कागज बना के दे दो जिस पर लिख के दे दो कि भाई कितने कितने रुपए में बेचोगे। मान लेते हैं कि मुझे 10 मोबाइल चाहिए, मुझे 10 मोबाइल चाहिए, तो ठीक है, तो मैंने इनको फोन करके बोला कि भाई मुझे 10 मोबाइल चाहिए, आप मुझे बताओ कि किस रेट में बेच दोगे, आप रेट बताओ। बात समझ आ गया? तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी मेरे को सेल ऑर्डर देती है, क्या देती है? सेल ऑर्डर। उसके अंदर में कोटेशन भी बोल सकते हो आप उसको, कोटेशन। कभी आप नेहरू प्लेस गए हो लैपटॉप वगैरह खरीदने, तो आपको कोटेशन मिलते हैं, लिख के देते हैं वो कि भाई मेरा ये लैपटॉप 40,000 का पड़ जाएगा आपको। दूसरे, या जैसे आप मान लेते हैं, समझते हैं ऐसे, मान लेते हैं मैं कंप्यूटर खरीदने गया हूँ, तो एक दुकान पे गया, तो दुकान वाला मेरे को कोटेशन लिख के देता है कि देखो भाई, अगर आप 14 इंच की स्क्रीन वाला, ठीक है, फिर वो बोलता है 4 GB रैम वाला, 500 GB हार्ड डिस्क वाला, अगर ऐसे करके ये सामान खरीदोगे तो मैं आपको मान लेते हैं 42,000 रुपए में दे दूंगा। तो ये उसने कोटेशन दिया है, पर क्या मैंने खरीद लिया उससे? नहीं भाई, वो तो कोटेशन है सिर्फ, जिसे आप बोल सकते हो सेल ऑर्डर है। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद आता है तो आप इधर से परचेज ऑर्डर दो कि भाई ठीक है मेरे को बेच दो ये चीज। बात समझ आ रही? पीओ बोलते हैं जिसको, पीओ शॉर्ट में बोलते हैं, परचेज ऑर्डर दो। अच्छा, और अगर सामने वाले को पसंद, मतलब आपको रेट पसंद नहीं आता, तो आप दूसरे के पास जाओगे, वो दूसरा अपनी कोटेशन देगा। तो कोटेशन देना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आपकी बुक में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोटेशन का मतलब आपने खरीदा नहीं है, ये तो सिर्फ इनवॉइस, मतलब वो आया है, क्या बोलते हैं इसको, एक कागज आया है कि भाई आपको, आप बताओ इतने रुपए में खरीद लोगे कि नहीं। जैसे मान लेते हैं मेरे को 10 मोबाइल खरीदना था, और मैंने किसी दूसरी कंपनी को बोला कि भाई मेरे को आप ना एक सामान भेज दो, जैसे कि परचेज ऑर्डर दे दिया मैंने कि भाई मुझे 10 मोबाइल चाहिए 10,000 रुपए के हिसाब से। बात समझ आई? तो ये सिर्फ मैंने अभी ऑर्डर दिया है, जिससे मेरी बुक में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्या मुझे इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? हाँ, इसे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको एक एंट्री करके दिखाई थी परचेज वाली, उस एंट्री को तो पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको परचेज ऑर्डर समझा सकूं। तो मुझे डिलीट करने के लिए मैं चला जाऊंगा कहाँ पे, जल्दी बताओ। डे बुक में भी जाके आप डिलीट कर सकते हो, तो मैं डे बुक में चला जाता हूँ। डे बुक में जाके ऑल्ट डी से मैंने इसे डिलीट कर दिया, तो अब कोई बुक मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप देखना चाहो, जरा चेक करना चाहो, तो आप देख लो पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में ऑल्ट F1 दबाओगे तो कोई खर्चा वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा, कोई परचेज नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, स्टॉक समरी में जाओ तो आपके पास कोई लैपटॉप नहीं है, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया वो एंट्री। तीसरी चीज, अगर आप जाओगे कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक, और इसके लेजर में, श्याम के लेजर में, तो कोई भी पैसे मुझे उसको ना देने हैं ना उससे लेने हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, अगर क्रेडिट बैलेंस दिखेगा तो पैसे देने हैं, और डेबिट बैलेंस दिखेगा तो पैसे लेने हैं। यहां तक तो क्लियर है? तो अभी तक मैंने कोई एंट्री नहीं की है। अब मान लेते हैं कि मैं उस कंपनी को एक परचेज ऑर्डर देता हूँ कि भाई मुझे 10 मोबाइल दे दो 10,000 रुपए के हिसाब से, यानी 1 लाख रुपए का सामान मेरे को दे दो। कितने तारीख को मैंने परचेज ऑर्डर दिया? मान लेते हैं 1 अप्रैल को मैंने परचेज ऑर्डर दिया है कि भाई मेरे को दे देना। अच्छा, उस कंपनी की मर्जी है, वो मेरा परचेज ऑर्डर रिजेक्ट कर सकती है, वो मना कर सकती है कि भाई इस रेट में तो नहीं दे पाऊंगी। अगर वो दे देगी तो अच्छी बात है, नहीं देगी तो नहीं देगी, या फिर हो सकता है कि वो बोले 11,000 में दूंगा, तो 11,000 में दे देगा। यानी परचेज ऑर्डर, आप पहले तो ये देखो परचेज ऑर्डर आपने दिया तो रिकॉर्ड कैसे करोगे। आ जाते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अच्छा, कहाँ पे एंट्री करते हैं आप? वाउचर में, ठीक है, लेकिन परचेज ऑर्डर तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो परचेज ऑर्डर को बनाने के लिए आप अदर वाउचर में जाओ, और अदर वाउचर में जब आप जाओगे, अभी भी कहीं परचेज ऑर्डर नहीं दिख रहा, तो शो मोर, शो इनएक्टिव पे जाओ। शो इनएक्टिव पे जाओगे तो अब आपको दिखेगा कहीं पे परचेज ऑर्डर। ढूंढो कहाँ है परचेज ऑर्डर। ठीक है, ये दिख रहा है परचेज ऑर्डर। तो आप चाहे तो इसका शॉर्टकट याद कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, कैसे याद कर पाओगे इतने सारे शॉर्टकट। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस कर दो, या फिर आप यहाँ पे आके एंटर करो इसको। एंटर जैसे करोगे पूछेगा यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर टाइप, आप बोल दो एक्टिवेट नाउ, यस कर दो, तो ये एक्टिवेट हो गया है। तो आपका परचेज ऑर्डर क्या हो गया है? एक्टिवेट। अब आप देखोगे परचेज ऑर्डर नंबर 1, डेट 1 अप्रैल, ठीक है। किसको, कौन सी पार्टी को आप दे रहे हो?
श्याम को दे रहे हो, ऑर्डर नंबर डाल देना। जब भी आप किसी को परचेज ऑर्डर देते हो तो एक ऑर्डर नंबर होता है, जैसे मान लेते हैं इसका ऑर्डर नंबर है 105, तो मैं वो ऑर्डर नंबर डाल दे रहा हूँ 105, कुछ भी हो सकता है, जो होगा आपको डाल देना है। लोकल परचेज है, ठीक है। और आइटम का नाम बता दो कि भाई क्या खरीद रहे हो, मोबाइल। मोबाइल, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखता है, जैसे आप मोबाइल डालोगे तो यहाँ पूछेगा क्वांटिटी ड्यू ऑन, किस डेट को ड्यू होगा, मतलब कि किस डेट को डिलीवरी दे देगा, वो ऑर्डर आपका फुलफिल करेगा। ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी को परचेज ऑर्डर देते हो, जैसे आप मान लेते हैं कि मैंने 1 अप्रैल को उसको भेजा कि भाई साहब मेरे को परचेज 10 मोबाइल चाहिए, तो वो कह रहा है यार आपका मैं ना 2 अप्रैल तक दे दूंगा, कल तक पहुंचा दूंगा, तो ड्यू कितनी तारीख हो जाएगी, 2 अप्रैल। अगर वो बोलता है 1 मई तक पहुंचा दूंगा, तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 1 मई। तो जो भी आपकी डेट होगी वो डाल देना। अभी मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि वो 2 अप्रैल तक पहुंचा देगा, या मैं 5 अप्रैल भी ले लेता हूँ, तो मेरे लैपटॉप में तो ले लेगा, आपके में नहीं ले पाएगा, तो आपको या तो 1 तारीख या तो 2 तारीख या तो 31 तारीख यही लेना होता है। तो मैं 1 मई डाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं 1 मई डाल दे रहा हूँ कि भाई सामने वाला कितने तारीख को ड्यू कर देगा, 1 मई को, कितने लैपटॉप पहुंचा देगा, 10 लैपटॉप, किस रेट से, सॉरी मोबाइल 10,000 रुपए के हिसाब से, तो 1 लाख रुपए का सामान पहुंचा देगा, ठीक है। और भी कुछ है, और भी कोई आइटम जो ड्यू कर रहे हो, और भी कुछ ऐसा हो सकता है ना कि आप लैपटॉप भी मंगा रहे हो, मोबाइल भी मंगा रहे हो, और भी आइटम, तो और आइटम डालना, नहीं तो आप एंटर कर देना, ठीक है। तो मैंने 10 मोबाइल 10,000 के हिसाब से 1 लाख का मैंने उसको ऑर्डर कर दिया है। एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है। टैक्स वगैरह होता तो लगा देते, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो और एंटर करो, ये आपने परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड करने से क्या मेरा स्टॉक 10 लैपटॉप आ जाने चाहिए, नहीं आ जाने चाहिए, क्योंकि सच में ऑर्डर ही हुआ है ना, अभी सामान थोड़ी ना आया है। अच्छा, सामान नहीं आया तो मेरे ये मैं जाके देखूं जरा स्टॉक समरी में, तो क्या 10 मोबाइल दिखा रहे, नहीं कोई मोबाइल नहीं दिखा रहा, जबकि मैंने एंट्री कर ली है। नॉर्मल परचेज हुआ होता तो स्टॉक आता मेरे पास, तो मेरा स्टॉक 10 से इंक्रीज हो गया होता, लेकिन परचेज ऑर्डर से आपके बुक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ आ गई, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा स्टॉक से। अच्छा, दूसरा चीज मैंने क्या बताया था कि पी&एल अकाउंट में जाके देखोगे, वहां पे भी डिफरेंस आना चाहिए। तो पी&एल अकाउंट में भी देखो तो कोई परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बात समझ आ रही है, कोई पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट में, ठीक है। तीसरा मैं कहां देखता था, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक, और इसके अंदर में लेजर यानी खाता, किसका खाता, श्याम का खाता। तो आप देखोगे श्याम के खाते में आपको श्याम को 1 रुपए भी नहीं देने। रीजन क्या है कि अभी तक भाई साहब सामान आया ही नहीं, ना आपने कुछ खरीदा है, बिल वगैरह भी नहीं आया। बात समझ आ रही है, तो ना सामान आया ना बिल आया, तो ना आपको उसे 1 भी रुपए देने हैं और ना अभी तक कोई, ये रिकॉर्ड हुआ है बस परचेज ऑर्डर, इससे आपके बुक में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चले अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया परचेज ऑर्डर आपने कर दिया। अब दूसरा होता है, जैसे 1 अप्रैल को आपने ऑर्डर किया था कि भाई 1 मई को मेरे पास पहुंचा देना। मान लेते हैं कि वो आपको 1 मई को सामान लेके आपके पास आ जाता है, वो आता है सामान लेके 1 मई को कि हाँ यार आपने ऑर्डर दिया था, ये लो आपका सामान। लेकिन ध्यान रखना बिल नहीं आया अभी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं बिल भी आ जाता और सामान भी आ जाता, तो नॉर्मल परचेज हो गई है और आप रिकॉर्ड कर देते कहाँ पे जाके, आप परचेज के अंडर में। लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ, कुछ कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप ऑर्डर देते हो तो आपके पास सामान आ जाता है, बिल नहीं आता, बिल बाद में आएगा। तो 1 मई को मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आया है, सामान आया है, ओनली स्टॉक, ओनली स्टॉक रिसीव हुआ है, ओनली स्टॉक रिसीव हुआ है, नो आई नो बिल, इनवॉइस भी बोल सकते हो आप, नो इनवॉइस। तो ध्यान रखना, आपको इनवॉइस नहीं मिला है, बिल नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिला है, स्टॉक। ऐसे केसेस में क्या आप परचेज रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं। परचेज रिकॉर्ड उस दिन होगा जिस दिन आपको बिल मिलेगा। अभी बिल नहीं मिला, सिर्फ सामान आया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि सामान आ गया है तो मुझे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, देखो कहाँ पे, वाउचर पे चला जाऊंगा, वाउचर पे चला जाऊंगा, अदर वाउचर पे, और आप देख ढूंढोगे रिसीप्ट नोट, लेकिन रिसीप्ट नोट यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो आप चले जाओ शो इनएक्टिव में, और शो इनएक्टिव में कहाँ जाओगे, रिसीप्ट नोट में। लेकिन ध्यान रखना, ये रिसीप्ट नोट की एंट्री आपको तभी करनी है जब आपके पास सिर्फ सामान आया है, बिल नहीं आया। अगर आपके पास सामान भी आया होता और बिल भी आया होता तो आप सीधा रिकॉर्ड करते परचेज में, क्योंकि अब तो परचेज हो गया ना भाई, सामान भी आ गया, बिल भी आ गया। लेकिन सिर्फ सामान आया तो एंट्री कहाँ करोगे, रिसीप्ट नोट में। और रिसीप्ट नोट भी इनएक्टिव होता है, तो पहले तो इसे एक्टिव कर लो। एक्टिव कैसे करोगे, आप यहाँ पे एंटर करोगे, यू नीड टू एक्टिवेट द रिसीप्ट नोट, आप एक बार और एंटर कर दो, रिसीप्ट नोट एक्टिव हो गया।
अब रिसिप्ट नोट कितने तारीख को रिसिप्ट हुआ, 1 मई को, तो आप F2 से डेट चेंज कर लो, 1 मई। हाँ 2 मई को आप एंट्री करोगे, जिस दिन आपके पास सामान आएगा। कोई बात नहीं, तब भी आप 2 मई को एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो जिस दिन सामान आएगा उस दिन ही आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे, समझ आ गया। तो रेफरेंस नंबर अब होगा कुछ तो डाल देना, और पार्टी का नाम बताओ कि किसने दिया है, श्याम ने, ठीक है। लोकल परचेज, ठीक है। अब आप आइटम का नाम डालोगे, आइटम का नाम डालोगे तो मोबाइल, ठीक है। और जैसे ही मैंने मोबाइल डाला, एक बात सुन लो, ये ट्रैकिंग नंबर पूछेगा। अगर आपने नॉट अप्लीकेबल कर दिया, गलती हो जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आपने ऑर्डर नंबर डाल दिया है, ध्यान से सुनना, ऑर्डर नंबर डाल दिया है, तो उस ऑर्डर से ही सामान आ रहा है कि नया सामान आ रहा है, पहले तो ये बताओ। उस ऑर्डर का ही सामान आ रहा है, तो आपको हमेशा हर जगह उसी ऑर्डर नंबर को लेके चलना है, ध्यान रखना है इस बात को। तो उसी ऑर्डर नंबर को लेके चलना है, नहीं तो टैली क्या समझेगा, जो परचेज ऑर्डर दिया था उसका सामान नहीं आ रहा, किसी और चीज का सामान आ रहा है। बात समझ आ गई। तो आपको पहले तो ट्रैकिंग नंबर जो भी आपका वन है वो डाल दो, और ऑर्डर नंबर दिख रहा है आपको, ये 105, इस वाले ऑर्डर का ही सामान आ रहा है, ध्यान रखना, इस वाले ऑर्डर का सामान आ रहा है, तो आप इस वाले ऑर्डर का ही सामान सिलेक्ट करोगे। ये बात समझ आ गई। अच्छा, मान लेते हैं कि इसी पार्टी को मैंने 5-6 ऑर्डर दे रखे होते, 5-6 ऑर्डर नंबर होता, तो यहाँ मैंने 5-6 बार परचेज ऑर्डर की एंट्री की होती, तो यहाँ पे 5-6 बार ऑर्डर नंबर आ रहे होते, जैसे 105 आ रहा है, वैसे ही 106 आ रहा होता, 107 आ रहा होता, तो ऐसे जितनी बार मैंने ऑर्डर दिए उतने सारे आ रहे होते। और ये जो माल आया है वो कौन से वाले ऑर्डर के लिए आया है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ आ गई। नहीं तो टैली कंफ्यूज हो जाएगा, और टैली को ये लगेगा कि जो ऑर्डर दिया था उसका सामान नहीं आया, बल्कि कोई दूसरा सामान आया है। बात समझ आ गई। तो रिसिप्ट नोट का मतलब आपके पास सामान आया है, और जब भी आपके पास सामान आएगा तो आप कौन सा ऑर्डर नंबर सिलेक्ट कर रहे हो वो दिखाना पड़ेगा। बात समझ आ गई। तो ये ऑर्डर नंबर 105 तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। अच्छा, 10 पीस ही आए, हो सकता है कि 9 पीस भेजा उसने, तो आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, 9 पीस। और अगर हो सकता है कि वो बोले कि नहीं भाई मैं 10,000 में नहीं बेचूंगा, 11 में बेचूंगा, तो अगर 11 में बेचा है तो यहाँ पे रेट भी चेंज कर सकते हो आप, 11,000, या फिर 10 पीस की जगह 9 पीस भेजा हो, 11 पीस भेजा हो, तो जितने पीस आए हो उतने पीस डाल दोगे, और जिस रेट से आया होगा वो रेट डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट में। क्लियर है ये पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पीसेज वगैरह 1 लाख रुपए के हो गए, ठीक है। और यहाँ पे फिर पूछ रहा है ट्रैकिंग नंबर दोबारा, और तो कोई है नहीं, और कोई आइटम आया नहीं है, तो एंड ऑफ द लिस्ट कर दो, ठीक है। यानी कि 10 पीस 10,000 रुपए के हिसाब से मेरे पास आ गए हैं 1 लाख रुपए के। जीएसटी वगैरह होता तो मैं यहाँ पे लगा लेता, और नहीं तो आप एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, तो ये मेरा रिसिप्ट नोट हो गया है। बात समझ आ गई। यानी कि पहला काम क्या हुआ ऐसी कंपनी में कि मैंने परचेज ऑर्डर दिया था, और दूसरा काम हुआ क्या कि वो माल वापस आ, मेरे पास माल आ गया लेकिन बिल नहीं आया। अब मान के चलते हैं कि आपको वो सारा माल पसंद है, तो आप बिल का वेट करोगे कि भाई बिल आ जाए, चाहे जितने दिन में बिल भेज दे, वो 5 तारीख को भेज दे, 10 तारीख को भेज दे, या अगले महीने भेज दे। तो जब बिल आएगा तब मैं परचेज रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि जब बिल आता है तभी आप परचेज रिकॉर्ड करते हो। अच्छा, अभी मैंने स्टॉक रिसीव किया है, तो इसकी मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ कि टैली में कहाँ कहाँ फर्क पड़ा है स्टॉक आने से। हाँ हाँ, नहीं, ऑर्डर नंबर वो उस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में ही बिल भेजेंगे, जब आपको सामान भेजेंगे ना वो। नहीं नहीं, बिल नहीं भेजेंगे, लेकिन जब सामान भेजेंगे तो उस पर लिख देंगे कि भाई इस ऑर्डर नंबर का हम सामान भेज रहे हैं, ये आइटम मांगा है, उस आइटम का माल आ रहा है, ये भी पता है। नहीं, बहुत सारे सामान रहते हैं, आप कंफ्यूज मत हो इस चीज में। अगर बहुत सारे सामान आपने बहुत सारे ऑर्डर दे रखे हैं, तो जब भी सामने वाली पार्टी वाला आपको सामान भिजवाएगा तो वो बताएगा कि मैं कौन से ऑर्डर नंबर का सामान भेज रहा हूँ आपके पास, और उस पर लिखा भी रहेगा। वो डॉक्यूमेंट डिलीवरी चालान से भेजते हैं, तो वो आपको डॉक्यूमेंट लिख के देंगे कि भाई हम सामान भेज रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं इधर। अब इस एंट्री को करने से फर्क क्या पड़ा, तो देखो, क्या स्टॉक बढ़ गया होगा। अगर मैं स्टॉक समरी में जाऊं तो क्या मेरे 10 मोबाइल आ गए होंगे मेरे पास, सामान तो आ गया है ना। दूसरा, क्या खर्चा रिकॉर्ड हुआ होगा पी एंड एल अकाउंट में, खर्चा रिकॉर्ड हुआ होगा पी एंड एल अकाउंट में, एंटर करके देखते हैं, ऑल्ट F1 पे प्रेस करते हैं, तो खर्चा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, परचेज के अंदर कुछ नहीं लिखा, बल्कि परचेज बिल टू कम में लिख दिया है कि 1 लाख रुपए का बिल फ्यूचर में आने वाला है। परचेज बिल टू कम, यानी कि 1 लाख का बिल फ्यूचर में आने वाला, भी आया नहीं है, ध्यान रखना। दिख रहा है आपको ये पॉइंट, समझ आ रहा है, परचेज बिल टू कम, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, और अगर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक और लेजर में जाओगे, तो शाम के लेजर में, मैं खोलने से पहले आपसे पूछ लूं, बताओ जरा कुछ दिख रहा होगा कि नहीं, अमाउंट दिख रहा होगा 1 लाख का, 1 लाख मुझे उसे देना है,
मैं बताता हूँ, नहीं दिख रहा होगा, एंटर करते हैं, नहीं दिख रहा होगा, कोई अमाउंट नहीं दिख रहा है, यानी मुझे 1 रुपए भी उसे नहीं देना, क्योंकि अभी तक बिल ही नहीं आया। ध्यान रखना, खर्चा रिकॉर्ड कब होता है, जब बिल आता है, तो अभी तक कोई बिल आया नहीं है, तो सामान आया है, तो मेन इफेक्ट कहाँ आ गया है, स्टॉक में, कि सामान बढ़ गया है हमारे पास, वो 10 मोबाइल हमारे स्टॉक में दिखाने लगा है, लेकिन अभी भी हमारे पास शाम को 1 भी रुपए नहीं देना, यहाँ तक कि परचेज भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बल्कि लिखा हुआ था परचेज बिल टू कम, फ्यूचर में परचेज का बिल आने वाला है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है, क्लियर है पॉइंट? अच्छा, मान लेते हैं अभी ऐसा केस एक लेके चलते हैं कि भाई उसको सब कुछ पसंद आ गया, सामने वाले को सब कुछ पसंद आ गया, और वो क्या कह रहा है कि देखो भाई आपने सब कुछ ठीक भेजा है, मतलब मेरे को पसंद आ गया, और मैंने कहा कि भाई बिल भेज देना, तो वो बिल भेज देगा, और अगर बिल भेजेगा तो अब सीधा आप एंट्री कौन सी करोगे, परचेज की। अब आप परचेज की एंट्री कर दोगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बिल ना भेजे, फिर वो अब आपको बिल ना भेजे, अभी भी वेट कर रहा है, आपको पसंद नहीं आया, आप वापस कर दो। जैसे कि हो सकता है 1 मई को माल आया और मेरे को 2 मई को मेरे को एक माल पसंद नहीं आया, तो मैं उसे वापस कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं वापस करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, कहाँ एंट्री करूंगा, रिजेक्शन आउट। तो आप एंट्री कहाँ पे करोगे, जाके रिजेक्शन आउट में। ये अभी क्या था, रिजेक्शन इन, सॉरी रिजेक्शन इन, सॉरी रिसीप्ट नोट। और अगर आप माल वापस कर रहे हो तो रिजेक्शन आउट में एंट्री करोगे, अगर आप माल वापस नहीं कर रहे हो, अब बिल आने का वेट कर रहे हो, तो जब बिल आएगा तो सीधा परचेज की एंट्री होगी। बात समझ आ रहा है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले परचेज ऑर्डर, फिर अगर माल आ जाता और बिल भी आ जाता तो सीधा एंट्री क्या होती, परचेज की, ठीक है। लेकिन सिर्फ माल आया है, बिल नहीं आया, तो आपने एंट्री कहाँ की, रिसिप्ट नोट की, ठीक है। अब माल आया है बस, अब आपको वापस नहीं करना, और आप सीधा वेट कर रहे हो कि सामने वाला बिल भेज दे, तो अगर सामने वाला बिल भेज देगा तो एंट्री कौन सी होगी, परचेज की, ठीक है। अगर सामने वाले ने बिल नहीं भेजा, अभी आप वापस करोगे माल, तो कहाँ एंट्री करोगे, रिजेक्शन आउट। यहां तक समझ आ रहा है, रिजेक्शन आउट। अब आ जाते हैं इधर, मैं करके दिखा देता हूँ, मैं रिजेक्शन आउट की एंट्री करके दिखा देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आ जाते हैं फटाफट वाउचर पे। मान लेते हैं एक लैपटॉप खराब था, मैंने उसे वापस कर दिया, तो मैं एंट्री चला जाऊंगा अदर वाउचर में, और अदर वाउचर में फिर से रिजेक्शन आउट ढूंढूंगा, लेकिन नहीं दिख रहा कहीं पे भी, तो शो इनएक्टिव पे, और शो इनएक्टिव पे आप देख लो रिजेक्शन आउट, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, तो आप इस पे एंटर करो। आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, आप यस करके एक्टिवेट करो। तो अब आप आ जाते हैं रिजेक्शन आउट पे। डेट क्या है, कौन से डेट को आप रिटर्न कर रहे हो, तो 2 मई को मैं मान लेता हूँ कि 2 मई को वापस कर रहा हूँ, तो 2 मई। आप लेजर बताओ कि किसको वापस कर रहे हो, शाम को, ठीक है। और ठीक है, आइटम बता दो, मोबाइल। क्या उसी ऑर्डर नंबर से सिलेक्ट करके आपको बताना पड़ेगा कि उसी ऑर्डर नंबर का मैं माल वापस कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो हम ट्रैकिंग नंबर 1 वही डाल रहे हैं, ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक ले लिया, देखो 105, 1 मई को जो माल आया था, 10 पीस आए थे 10,000 के हिसाब से, आप उनमें से कितने वापस कर रहे हो बता दो। अगर मैं सिर्फ एक पीस वापस कर रहा हूँ, तो एक पीस 10,000 रुपए के हिसाब से मैंने वापस कर दिया है, एंड ऑफ द लिस्ट, एंटर कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, और यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर दिया है कि मैंने एक पीस उसे सामने वाले को वापस कर दिया है। क्या अब इससे क्या क्या फर्क पड़ा होगा, स्टॉक समरी में जाके देखोगे तो अब आपके पास सिर्फ 9 पीस लैपटॉप के दिख रहे होंगे, 10 पीस नहीं बचे, क्योंकि एक आपने वापस कर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज, P&L अकाउंट में जब आप देख रहे थे जाके, क्या देख रहे थे हम, कि परचेज बिल टू कम, तो परचेज बिल टू कम अब सिर्फ 90,000 का दिखा रहा है, क्योंकि आपने 9 ही लैपटॉप अब तो लिए हैं, एक तो आपने वापस कर दिया था, तो 9 लैपटॉप के हिसाब से दिखा रहा है कि 90,000 रुपए परचेज बिल टू कम है, फ्यूचर में आने वाले हैं बिल 90,000 का ही अब आएगा। तीसरी चीज क्या, अभी भी आप जाके देखोगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक और लेजर, उसके खाते में तो कोई फर्क पड़ा होगा नहीं, क्योंकि अभी तक कोई बिल आया ही नहीं है। अच्छा अब बताओ, अब बिल आएगा तो 90,000 का आएगा, अब तो इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता, अब तो बिल ही आएगा। तो मैं बिल की आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ, मान लेते हैं वो बिल भेजता है हमें, तो आप एंट्री कहाँ पे करोगे, वाउचर में, ठीक है। और वाउचर में अब तो नॉर्मल परचेज F9 प्रेस करके आप परचेज पे आ जाओ। परचेज नंबर, डेट मान लेते हैं कितने तारीख को वो बिल भेज रहा है, मान लेते हैं 1 जून को भेज रहा है, तो मैं, या 31 मई ले लेते हैं, तो 31 मई को वो भेज रहा है, तो 31 मई को, और बिल नंबर जो भी होगा, बिल नंबर जो भी वो देगा, मान लेते हैं KK/25, तो जो भी 24, जो भी इसने बिल नंबर दिया वो बिल नंबर डाल दिया मैंने। पार्टी का नाम क्या है, श्याम, लोकल परचेज, और आप यहाँ पे आइटम बताओ, मोबाइल, ठीक है। और ध्यान रखना, क्या उसी वाले बिल नंबर से आ रहा है, उसी वाले ऑर्डर नंबर से आ रहा है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने वो ऑर्डर नंबर नहीं सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो टैली क्या मान के चलेगा
कि नया सामान आया है और नया सामान आया तो दोबारा से स्टॉक बढ़ा देगा, लेकिन क्या टैली को दोबारा से स्टॉक बढ़ाना है? सिर्फ उसे स्टॉक बढ़ाना नहीं है, क्योंकि टैली अब समझ रहा है इस बात को कि भाई स्टॉक तो पहले आ चुका है, अगर आपने वही ऑर्डर नंबर सिलेक्ट किया तो टैली अभी समझेगा कि स्टॉक तो नहीं बढ़ाना, 9 तो पहले से लैपटॉप पड़े हुए हैं, वही पड़े रहने देंगे, और बाकी का क्या होगा, सिर्फ बिल की एंट्री करनी है, एक तो परचेज में कर देगा और दूसरा पार्टी को दिखा देगा कि हमें 90,000 उस पार्टी को देना है। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ध्यान रखना, आप गलती से भी इस पे मत कर देना, आपको परचेज ऑर्डर सिलेक्ट करना है, परचेज ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिक ये 9 पीस ही ले रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक पीस तो आपने रिजेक्ट कर दिया था, तो बिल अब 9 पीस का ही आने वाला था, तो 9 पीस के हिसाब से 10,000 रुपए के हिसाब से 90,000 रुपए आपके पास बिल आ गया है। आप एंटर कर दो, एंटर कर दो, जीएसटी वगैरह होता तो वो भी मैं लगा देता। एंटर करने से यहाँ पे मेरा परचेज रिकॉर्ड हो गया। क्या स्टॉक बढ़ा होगा? नहीं भाई, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने उस ऑर्डर नंबर से सिलेक्ट किया था, तो स्टॉक आपका नहीं बढ़ा होगा। अगर भी अभी भी आप स्टॉक समरी में जाके देखो तो 9 ही पीस है, लेकिन आप गलती से भी उस ऑर्डर नंबर को छोड़ के कुछ और सिलेक्ट कर देते तो टैली समझता नया परचेस किया है और पुराना वाला ऑर्डर का अभी तक बिल ही नहीं आया, तो वो अभी भी स्टॉक बढ़ा के कितना कर देता, 18। वो सोचता 9 और आ गया आपके पास। नॉर्मली परचेज में यही होता है ना, स्टॉक आ जाता है और बिल भी आ जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब आ जाते हैं इधर। क्या पी एंड एल अकाउंट में देखोगे, ऑल टैप 1 से मैं डिटेल में कर दे रहा हूँ, तो अब परचेज दिख रहा है आपका 90,000 का, और परचेज बिल टू कम खत्म। अब कोई फ्यूचर में बिल नहीं आने वाला, और आपके पास लोकल परचेज है 90,000 का। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, और अगर मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट अकाउंट बुक लेजर में जाऊं और श्याम के लेजर में जाऊंगा, तो श्याम के लेजर में अब 90,000 रुपए मुझे उसे देने हैं, ये दिख रहा है 90,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब मुझे श्याम को 90,000 रुपए देने हैं, क्योंकि अब बिल आ चुका है। बात समझ आ रही है? तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे क्या बिल आने के बाद भी वापस कर सकते हैं? हमें मान लेते हैं माल पसंद नहीं आया, बिल आ गया, अब वापस कर सकते हैं, बिल्कुल। आपको डेबिट नोट बताया तो है, परचेज रिटर्न के लिए आप क्या एंट्री करते हो? डेबिट नोट। लेकिन वो परचेज रिटर्न नहीं था, वो तो अभी बिल ही नहीं आया था, तो बिल नहीं आने से पहले वापस करते हो तो कैसे वापस करते हो? रिजेक्शन आउट। लेकिन बिल आ गया एक बार, अब बिल आने के बाद वापस करोगे तो कैसे वापस करोगे? डेबिट नोट। ये बात समझ आ रही है? क्या सारी कंपनियों में ये सारे प्रोसीजर फॉलो होते हैं, ये जितना मैंने अभी तक बताया? नहीं भाई, सारी कंपनियों में ऐसा नहीं होता। यानी कुछ कंपनियां डायरेक्ट परचेज करती हैं, सीधा खरीद लिया, तो आप किसकी एंट्री करोगे? परचेज की। और फिर खरीदने के बाद, यानी खरीदने में ही सामान भी आ जाता है और बिल भी आ जाता है, दोनों आ जाता है खरीदते ही, तो आप सीधा एंट्री क्या करते हो? परचेज। तो ना परचेज ऑर्डर की कोई बात होगी, ना रिसिप्ट नोट की बात होगी, और ना रिजेक्शन आउट की बात होगी, कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन खरीदने के बाद मान लेते हैं सामान भी आ गया, बिल भी आ गया, परचेज की एंट्री कर दिया, अब मुझे कोई पॉइंट पसंद नहीं आ रहा, कोई सामान पसंद नहीं आ रहा, तो मैं वापस कर सकता हूँ? बिल्कुल वापस कर सकते हो, डेबिट नोट के थ्रू। तो कई कंपनियां ये एंट्री करती हैं। यहां तक बात समझ आई? और अभी तक आपको यही सिखाया था, परचेज और डेबिट नोट। लेकिन फिर मैंने बताया आज कि भाई कुछ कंपनियां जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट परचेज ही करें, पहले वो ऑर्डर देती हैं, तो एंट्री होती है किसकी? परचेज ऑर्डर की। इनएक्टिव रहता है ये लेजर, आपको पहले जाके एक्टिव करना। जहां कर दो, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर, ये सबसे पहला क्या बताया आपको? परचेज ऑर्डर। दूसरा आपको क्या बताया कि भाई साहब अगर परचेज ऑर्डर के बाद, यानी ऑर्डर दिया आपने, उसने सामान भी पहुंचाया और साथ में बिल भी दे दिया, तो दूसरी एंट्री सीधा क्या हो जाएगी? परचेज की। बात समझ आए? तो यहाँ पे कोई डिलीवरी नोट नहीं, कोई रिजेक्शन आउट नहीं। बात समझ आ रही है? तो कई कंपनियां सिर्फ ऐसे एंट्री करती हैं, कई कंपनियां ऐसे करती हैं। अच्छा, अब माल पसंद नहीं आया तो वापस करोगे, कैसे वापस करोगे? डेबिट नोट के थ्रू, क्योंकि आपका परचेज हो चुका है। परचेज के बाद वापस करोगे तो डेबिट नोट के थ्रू। क्लियर है ये पॉइंट में क्या कह रहा हूँ? तीसरी बात करते हैं कि अगर आपने परचेज ऑर्डर दिया, फिर आपके पास माल आएगा, तो आप एंट्री क्या करोगे? रिसीप्ट नोट। सिर्फ माल आया, ध्यान रखना, बिल नहीं आया। अगर बिल आ गया होता तो सीधा परचेज की एंट्री होती, सिर्फ माल आया तो एंट्री करोगे रिसिप्ट नोट की। और माल आने के बाद अगर आपने सीधा, बिल आ गया उसके बाद आपने कुछ वापस नहीं किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज की। लेकिन अगर आपने एंट्री की, मतलब वापस किया है कोई सामान, तो एंट्री क्या होगी? रिजेक्शन आउट। बात समझ आया? और ये तीनों के तीनों पॉइंट एक्टिव नहीं होते, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? एक बार एक्टिवेट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर लगातार एक्टिवेट ही रहेगा वो। अच्छा, रिजेक्शन आउट के बाद माल आ सकता है, ओ सॉरी बिल आ सकता है, हाँ, तो बिल आएगा तो आप इसके बाद किसकी एंट्री करोगे?
परचेज की। क्या इसके बाद रिटर्न करना अलाउड नहीं होता? बिल्कुल आप रिटर्न कर सकते हो। कैसे रिटर्न करोगे? डेबिट नोट के थ्रू। समझ आ गया? तो आपको प्रोसीजर समझ आया कि कुछ कंपनियों में कुछ और होता है, कुछ कंपनियों में कुछ और होता है। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कंपनी किस तरीके से काम करती है, उसके हिसाब से आपको एंट्री करनी है। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में परचेज ऑर्डर की एंट्री हो, लेकिन जिस कंपनी में परचेज ऑर्डर की एंट्री होती है वो कंपनी आपसे इंटरव्यू में पूछेगी जरूर, क्योंकि कई लोगों को परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड करने नहीं आता। तो वो आप जब भी इंटरव्यू में जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि वो ये जरूर पूछे आपसे कि भाई परचेज ऑर्डर कर लोगे। अच्छा, जैसे परचेज ऑर्डर बताया वैसे ही सेल ऑर्डर होता है, लेकिन अभी मैं उसे 10 मिनट 15 मिनट बाद बताऊंगा, ताकि आप इसकी पहले प्रैक्टिस कर लो कि भाई परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर बहुत सिंपल है, सेम ही है। जैसे आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर कर रहे हो, वहां पे सेल ऑर्डर करोगे। यहाँ पे रिसीप्ट नोट कर रहे हो, वहां पे डिलीवरी नोट करोगे। जब आप डिलीवरी दे दोगे तो डिलीवरी नोट। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, रिजेक्शन आउट, वैसे वहां पे रिजेक्शन इन। फिर बाद में जब परचेज होगा तो परचेज की जगह वहां पे क्या होगा, सेल होगा। तो समझ आ गया होगा। वैसे भी अगर मैं ना भी बताऊं तो भी कर लोगे, लेकिन मैं बता दूंगा। पहले तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये दिखाओ कि आप परचेज ऑर्डर की एंट्री कर पा रहे हो कि नहीं। कोई भी डमी एंट्रीज ले लो, जैसे मैंने आपको बताया, करके दिखाओ मुझे।